द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, डिप्रेशन यानी अवसाद। नमस्कार। हमारे पास कुछ एक्सपर्ट नोट्स और रिसर्च है और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से जो ज़रूरी बातें हैं वो समझें। डिप्रेशन के अलग अलग रूप, हल्के, मध्यम और गंभीर, ये क्या है, कैसे दिखते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि डिप्रेशन असल में है क्या। हाँ, ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर। हाँ, मतलब जब हमारी भावनाएं, हमारा मूड, चाहे वो उदासी हो या कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी, लंबे समय तक गड़बड़ रहें और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगे, तो उसे मूड डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा। इसमें मुख्य रूप से डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर आते हैं। और ये बात शायद गांठ बांध लेनी चाहिए कि डिप्रेशन सिर्फ उदास होने से बहुत ज्यादा है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभार मूड ऑफ होना वो एक अलग चीज है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन डिप्रेशन एक प्रॉपर मूड या अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ये हमारी काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। जब उदासी की भावना बहुत ज्यादा हो, मतलब कई हफ्तों या महीनों तक बनी रहे और उसके साथ कुछ और परेशानियां भी जुड़ जाएं, तब डॉक्टर इसे डिप्रेशन कह सकते हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। डिप्रेशन के अलग अलग लेवल, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, ये क्या हैं? हाँ, इनके लक्षण क्या हो सकते हैं, वजहें क्या होती हैं और इनसे निकलने के रास्ते क्या हैं? जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कौन से आम लक्षण हैं जो डिप्रेशन की तरफ इशारा करते हैं, जिनसे पता चले कि ये सिर्फ उदासी नहीं है? देखिए, डिप्रेशन की कुछ खास लक्षण हैं। एक तो है लाचारी और निराशा की बहुत गहरी भावना। ऐसा लगना कि हालात कभी सुधरेंगे ही नहीं और आप कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरा बड़ा लक्षण है उन चीजों में दिलचस्पी बिल्कुल खो देना जिनमें पहले मजा आता था। जैसे? चाहे वो दोस्तों से मिलना हो, कोई हॉबी हो, कुछ भी। इसे एनहेडोनिया कहते हैं। एनहेडोनिया, ये क्या है? एनहेडोनिया मतलब खुशी महसूस करने की क्षमता कम हो जाना या बिल्कुल खत्म हो जाना। अच्छा, और मैंने सुना है कि इसका असर हमारी भूख और नींद पे भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। भूख में बड़ा बदलाव आ सकता है, या तो बिल्कुल भूख ना लगना और वजन घटना। हाँ। या फिर बहुत ज्यादा खाना और वजन बढ़ना। और नींद के साथ भी ऐसा ही होता है। नींद का क्या? या तो नींद आती ही नहीं, मतलब इंसोम्निया जिसे कहते हैं, खासकर सुबह जल्दी आंख खुल जाना, या फिर बहुत ज्यादा नींद आना, हाइपरसोम्निया। और इंसान को महसूस कैसा होता है, फिजिकली? बहुत ज्यादा थकान, ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लग सकते हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ सकता है। और मानसिक तौर पर? खुद को बेकार समझना, जबरदस्ती का पछतावा महसूस करना या खुद से नफरत होना, ये भी काफी आम है। और फोकस वगैरह? ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, फैसले लेना मुश्किल हो जाता है, चीजें याद नहीं रहती। और हाँ, कई बार शरीर में बेवजह का दर्द भी रहता है। दर्द? कैसा दर्द? जैसे सिर दर्द, कमर दर्द वगैरह, जिसका कोई साफ डॉक्टरी कारण नहीं मिलता। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या डिप्रेशन हमेशा किसी बुरी घटना के बाद ही होता है, जैसे कोई बड़ा लॉस हुआ या कोई झटका लगा? ये जरूरी नहीं है। देखिए, डिप्रेशन दो तरह से सामने आ सकता है। अच्छा। एक, जैसा आपने कहा, किसी बड़ी परेशानी या दुखद घटना के बाद, किसी अपने की मौत, तलाक, नौकरी जाना, कोई बड़ी नाकामी। हाँ। दूसरा, कई बार डिप्रेशन बिना किसी साफ बाहरी वजह के भी शुरू हो सकता है। बिना किसी वजह के? हाँ, मतलब वजह हमें साफ दिखती नहीं है। जब वजह पता हो तो शायद उससे निपटना थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि आप उस घटना पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब वजह साफ ना हो तो ये ज्यादा उलझा हुआ महसूस हो सकता है। है या गंभीर, इसका लेवल कैसे पता चलता है? इसका अंदाजा मुख्य रूप से दो चीजों से लगाया जाता है। एक तो है गंभीरता, मतलब सिवियरिटी। सिवियरिटी? हाँ, यानी ये लक्षण व्यक्ति की जिंदगी पर कितना बुरा असर डाल रहे हैं, उसके काम, रिश्ते, सेहत, ये सब कितना प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और दूसरा? और दूसरा है अवधि, ड्यूरेशन, यानी ये कितने समय से चल रहा है। क्या ये कुछ हफ्तों से है, महीनों से या सालों से। अच्छा, और इसके कुछ खास प्रकार भी होते हैं, मेडिकल टर्म्स में? हाँ, मेडिकल गाइडलाइंस में कई नाम हैं, जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो गंभीर डिप्रेशन है, डिस्थीमिया, जो लगातार हल्का डिप्रेशन है, फिर किसी शारीरिक बीमारी या दवांशय की वजह से होने वाला डिप्रेशन वगैरह। पर आज हम समझने के लिए इसे 3 लेवल में देखेंगे, हल्का, मध्यम और गंभीर। ठीक है, तो हल्के डिप्रेशन से शुरू करते हैं। क्या सच में हल्का डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती है? कई लोग सोचते हैं कि या तो कोई डिप्रेस्ड है या नहीं है, बीच का कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं, हल्का डिप्रेशन बिल्कुल होता है और ये काफी आम भी है। मुश्किल ये है कि अक्सर इसे पहचाना नहीं जाता।
पहचाना नहीं जाता, क्यों? क्योंकि लक्षण उतने भयानक नहीं लगते शायद। लोग सोचते हैं बस थोड़ा मूड ऑफ है, थोड़ी थकान है। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये बढ़कर गंभीर डिप्रेशन बन सकता है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। तो हल्के डिप्रेशन में इंसान कैसा महसूस करता है? क्या वो अपने रोज के काम कर पाता है? हाँ, हल्के डिप्रेशन में लोग आमतौर पर अपने काम पर जाते हैं, घर संभालते हैं, लेकिन उन्हें ये सब करने में बहुत जोर लगाना पड़ता है। मतलब मुश्किल से? हाँ, मुश्किल से। ध्यान लगाना मुश्किल होता है, चीजें सोचने में थोड़ी दिक्कत आती है, थकान बनी रहती है, शरीर में जान कम लगती है, भले ही रात को सोए हों, नींद ना आने की शिकायत भी हो सकती है। और शरीर पे भी कुछ असर दिखता है फिजिकली? हाँ, कुछ शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे बेवजह का सिर दर्द या कमर दर्द, खाने की आदतों में बदलाव, भूख कम लगना या ज्यादा लगना। जिन चीजों में पहले मजा आता था उनमें अब मन नहीं लगता। और इमोशनली? थोड़ा बहुत बेकार महसूस करना, बेवजह रोना या गुस्सा आना भी हो सकता है। इसी हल्के डिप्रेशन से जुड़ा एक और नाम सुनने में आता है, डिस्थीमिया। यहाँ मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। ये क्या है डिस्थीमिया? हाँ, डिस्थीमिया, जिसे अब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये असल में हल्के डिप्रेशन का ही एक पुराना मतलब क्रॉनिक, लगातार चलने वाला रूप है। क्रॉनिक? हाँ, इसमें मूड बहुत ज्यादा खराब नहीं होता, लेकिन हल्का हल्का उदासीपन लगातार बना रहता है, कम से कम 2 साल तक बड़ों में। 2 साल तक लगातार? कम से कम 2 साल बड़ों में और 1 साल तक बच्चों या किशोरों में। लक्षण अक्सर धीरे धीरे जवानी में शुरू होते हैं। तो ऐसे लोग दिखते कैसे हैं? मतलब उनका व्यवहार कैसा होता है? ऐसे लोग अक्सर थके थके से, चुपचाप रहने वाले और खुद की और दूसरों की थोड़ी ज्यादा आलोचना करने वाले लग सकते हैं, थोड़े नेगेटिव से। तो इसका पता कैसे चलता है? कोई खास लक्षण है इसके? हाँ, मेडिकल क्राइटेरिया है। लगातार 2 साल या बच्चों में 1 साल तक ज्यादातर दिनों में उदास मूड के साथ साथ कुछ और लक्षण भी होने चाहिए। जैसे भूख या नींद में गड़बड़ी, कमजोरी महसूस होना, आत्मविश्वास की कमी, ध्यान लगाने या फैसले लेने में मुश्किल, निराशा की भावना और चिड़चिड़ापन। और अहम बात यह है कि इस दौरान कोई बहुत गंभीर डिप्रेशन का दौर, मतलब मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, ना आया हो। ये सुनने में ऐसा लगता है कि इसे पहचानना बहुत मुश्किल होगा। शायद लोग इसे नजरअंदाज कर देते होंगे। बिल्कुल सही। सबसे दिलचस्प और चिंता की बात यही है, क्योंकि डिस्थीमिया लंबे समय तक चलता है और लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर नहीं लगते। कई लोग इसे अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा मान लेते हैं। पर्सनालिटी का हिस्सा? हाँ, मतलब उन्हें लगता है कि मैं तो हूं ही ऐसा, थोड़ा नेगेटिव सोचने वाला, जल्दी थक जाने वाला। और इस वजह से वो मदद नहीं मांगते। और ये खतरनाक है, क्योंकि डिस्थीमिया वाले लोगों को आगे चलकर मेजर डिप्रेशन होने का खतरा ज्यादा होता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। अगर किसी को डिस्थीमिया है तो उसका इलाज कैसे होता है फिर? इसका मुख्य इलाज साइकोथेरेपी है, यानी बातों के जरिए इलाज। थेरेपी? कौन सी? इसमें कई तरह की थेरेपी काम आ सकती हैं, जैसे कॉग्निटिव थेरेपी, जो सोचने के नेगेटिव पैटर्न को बदलने में मदद करती है, बिहेवियरल थेरेपी, जो समस्याओं से निपटने के नए तरीके सिखाती हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी, जो रिश्तों को बेहतर बनाने पर फोकस करती है। अच्छा। कभी कभी डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट दवाएं भी दे सकते हैं, खासकर अगर लक्षण ज्यादा परेशान कर रहे हों। ठीक है, चलिए अब हल्के से थोड़ा आगे बढ़ते हैं मध्यम डिप्रेशन की तरफ। इसमें डिस्थीमिया के अलावा और क्या आता है? मध्यम डिप्रेशन की कैटेगरी में एक अहम चीज है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर? हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरह का रिएक्शन है। रिएक्शन? किस चीज का? ये तब होता है जब किसी की जिंदगी में कोई बड़ा तनाव या मुश्किल आती है, कोई पहचाने लायक स्ट्रेसर। जैसे नौकरी छूटना, रिश्ते में बड़ी दिक्कत आना या कोई और बड़ा बदलाव। और इसके जवाब में व्यक्ति में डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगते हैं, उदास मूड, रोना आना, निराशा महसूस होना। तो ये डिस्थीमिया से कैसे अलग हुआ? वो भी तो हल्का और लगातार था। ये डिस्थीमिया से 2 तरह से अलग है। पहला, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आमतौर पर 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता। अच्छा। बशर्ते वो तनाव का कारण हट जाए या व्यक्ति एडजस्ट कर ले। दूसरा, इसके लिए एक साफ वजह, एक स्ट्रेसर का होना जरूरी है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर ये डायग्नोसिस तब करते हैं जब लक्षण इतने गंभीर ना हो कि उन्हें मेजर डिप्रेशन कहा जा सके, लेकिन वो किसी साफ तनाव की वजह से दिख रहे हों। ये एक तरह से उन स्थितियों के लिए है जो बीच में पड़ती हैं। समझ गए। इसका इलाज कैसे होता है? क्या यहाँ भी थेरेपी काम करती है? हाँ,
थेरेपी यहाँ भी मददगार है, जैसे CBT या IPT, लेकिन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के मामले में इलाज का एक बड़ा हिस्सा उस तनाव या मुश्किल को सुलझाने पर होता है जिसने ये रिएक्शन पैदा किया है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा ध्यान। बिल्कुल। जैसे अगर नौकरी की टेंशन डिप्रेशन ला रही है तो थेरेपिस्ट व्यक्ति को ये सोचने में मदद कर सकता है कि क्या नौकरी बदलना या काम करने का तरीका बदलना या स्ट्रेस मैनेज करने के तरीके सीखना मुमकिन है। अक्सर लोग तब ज्यादा निराश होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी मुसीबत का कोई हल ही नहीं है। ऐसे में उन्हें हल ढूंढने में मदद करना बहुत जरूरी होता है। सही बात है। अब आते हैं डिप्रेशन के सबसे गंभीर रूप पर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD। ये बाकियों से कितना अलग और कितना गंभीर है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, ये काफी गंभीर स्थिति है। इसकी पहचान होती है एक या ज्यादा मेजर डिप्रेसिव एपिसोड से। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड? हाँ, ये एपिसोड इतने गंभीर होते हैं कि ये इंसान की जिंदगी के लगभग हर पहलू पर बहुत बुरा असर डालते हैं। परिवार, काम या पढ़ाई, नींद, खाना पीना, सेहत। ये व्यक्ति को काफी हद तक लाचार बना सकता है। लाचार? हाँ, इसे यूनिपोलर डिप्रेशन भी कहते हैं। यूनिपोलर क्यों? क्योंकि इसमें मूड एक ही तरफ यानी उदासी के पोल पर रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड के दो पोल होते हैं, डिप्रेशन और मेनिया, अत्यधिक खुशी। अच्छा, ये कितना खतरनाक हो सकता है? आपने कहा गंभीर है। हाँ, इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिका में मेजर डिप्रेशन से जूझ रहे करीब 3.4% लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ओह माय गॉड। और जो लोग आत्महत्या करते हैं उनमें से लगभग 60% को डिप्रेशन या कोई और मूड डिसऑर्डर होता है। ये तो बहुत सीरियस है। ये कब शुरू होता है आमतौर पर? ये आमतौर पर 20-30 साल की उम्र में शुरू होता है और फिर 30-40 की उम्र में एक और पीक आता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके खास लक्षण क्या होते हैं जो इसे बाकियों से अलग करते हैं, मतलब जो बहुत इंटेंस होते हैं? इसमें उदासी बहुत गहरी और परवेजिव होती है, मतलब हर चीज पर छाई रहती है। व्यक्ति उन चीजों में बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं कर पाता जिनमें पहले मजा आता था। वो जो एनहेडोनिया हमने डिस्कस किया था, वो यहाँ बहुत ज्यादा होता है। हाँ। खुद को बिल्कुल बेकार समझने की भावना, बेवजह का गहरा पछतावा, लाचारी, निराशा और खुद से नफरत, ये सब बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बहुत गंभीर मामलों में व्यक्ति का वास्तविकता से संपर्क टूट सकता है, जिसे साइकोसिस कहते हैं। उन्हें ऐसी चीजें दिख या सुनाई दे सकती हैं जो है नहीं, हेलुसिनेशंस, या अजीब गलत विश्वास हो सकते हैं, डिल्यूजन्स। बाप रे। और नींद, भूख? नींद ना आना बहुत आम है, पर कुछ लोग बहुत ज्यादा भी सोते हैं। थकान, सिर दर्द, पेट की दिक्कतें जैसे शारीरिक लक्षण भी बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। क्या इस मेजर डिप्रेशन के भी अलग-अलग फ्लेवर या प्रकार होते, मतलब और स्पेसिफिक? हाँ, डॉक्टर लक्षणों के पैटर्न के आधार पर इसे और स्पेसिफाई करते हैं। कुछ मुख्य पैटर्न या स्पेसिफायर्स हैं। जैसे? एक है एटिपिकल डिप्रेशन। इसमें मूड थोड़ी देर के लिए अच्छी खबर से सुधर सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन साथ में वजन बढ़ता है या भूख ज्यादा लगती है, नींद बहुत आती है, हाथ पैर भारी लगते हैं और लोग रिजेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मूड थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और फिर है मेलैंकोलिक डिप्रेशन। इसमें खुशी महसूस करने की क्षमता लगभग पूरी तरह खत्म हो जाती है। मूड सुबह के वक्त ज्यादा खराब रहता है, नींद सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है, शरीर और दिमाग एकदम धीमा पड़ जाता है, वजन घटता है और बहुत ज्यादा अपराध बोध महसूस होता है। ये काफी क्लासिक टाइप का डिप्रेशन माना जाता है। और भी है? हाँ, एक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये बच्चे के जन्म के बाद मां को होने वाला गंभीर डिप्रेशन है। ये सामान्य बेबी ब्लूज से कहीं ज्यादा गहरा और लंबा चलता है। ये कितना आम है? ये करीब 10-15% नई माओं को प्रभावित करता है। और एक वो सीजनल वाला भी होता है ना? हाँ, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD, जिसे विंटर ब्लूज भी कहते हैं। इसमें डिप्रेशन के एपिसोड सर्दियों में शुरू होते हैं और वसंत में ठीक हो जाते हैं। माना जाता है कि कम धूप वाले इलाकों में ये ज्यादा होता है, हालांकि इस पर रिसर्च अभी जारी है। बाप रे, ये तो बहुत जटिल लगता है। मतलब इतने सारे प्रकार, इतने लक्षण, तो इन सब का मतलब क्या है? आखिर ये मेजर डिप्रेशन होता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा था, मेजर डिप्रेशन के पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं होती। ये कई चीजों का मिला जुला नतीजा है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स। मतलब शरीर, मन और माहौल तीनों? हाँ, बिल्कुल। एक मशहूर मॉडल है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। डायथीसिस स्ट्रेस? ये क्या है? इसका मतलब है कि शायद किसी में पहले से डिप्रेशन की तरफ थोड़ा झुकाव या वल्नरेबिलिटी
डायथीसिस होती है। ये जेनेटिक हो सकता है या बचपन के अनुभवों से जुड़ा हो सकता है। और फिर जब जिंदगी में कोई बड़ा तनाव, स्ट्रेस आता है, तो वो झुकाव असल डिप्रेशन में बदल जाता है। अच्छा, तो इसमें जीन्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का कितना रोल है? जीन्स का रोल तो है। ये स्टडी से पता चला है, अगर परिवार में किसी करीबी को डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर रहा है तो खतरा बढ़ जाता है। दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन, इनके असंतुलन को भी एक वजह माना जाता है। हालांकि ये पूरी कहानी नहीं, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। और सोचने के तरीके, पर्सनालिटी का क्या रोल है? मनोवैज्ञानिक कारक बहुत अहम है, बहुत ज्यादा। जैसे कुछ लोगों की पर्सनालिटी में नेगेटिव सोचने की आदत ज्यादा होती है। हाँ, तनाव से निपटने का उनका तरीका शायद उतना असरदार ना हो। आत्मविश्वास की कमी और दुनिया, भविष्य और खुद के बारे में लगातार नेगेटिव विचार। इसे बेक ने कॉग्निटिव ट्रायड कहा था। कॉग्निटिव ट्रायड। हाँ, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, मैं बेकार हूँ, दुनिया के बारे में, दुनिया बुरी जगह है, और भविष्य के बारे में, कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सोच डिप्रेशन को बढ़ावा देती है। और वो सीखी हुई लाचारी वाला क्या था? हाँ, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये सेलिगमैन की थ्योरी है। जब इंसान बार बार महसूस करता है कि उसका हालात पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, भले ही बाद में कंट्रोल मुमकिन हो। और बचपन के अनुभव? हाँ, अटैचमेंट थ्योरी बॉल्बी के अनुसार बचपन में माँ बाप या केयरगिवर के साथ रिश्ता कैसा था, कोई बड़ा नुकसान या अनदेखी हुई हो, ये सब बाद में असर डाल सकते हैं। और ये विश्वास कि मैं कुछ बदल नहीं सकती। हाँ, सेल्फ एफिकेसी, बंडूरा। अगर किसी को लगता है कि वो स्थितियों को प्रभावित नहीं कर सकता, तो वो जल्दी निराश हो जाता है। निराशावादी सोच भी एक फैक्टर है। आपने महिलाओं का जिक्र किया था, क्या उनमें ये ज्यादा होता है या उम्र के साथ इसका कोई लेना देना है? हाँ, आंकड़े दिखाते हैं कि महिलाओं में डिप्रेशन का रिस्क पुरुषों से ज्यादा होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हार्मोनल बदलाव, सामाजिक दबाव, शायद रिपोर्टिंग ज्यादा होती हो, या फिर जिम्मेदारियों का बोझ। बुढ़ापे में भी डिप्रेशन आम है। इसके कारण स्वास्थ्य समस्याएं, अकेलापन, किसी अपने का गुजर जाना या जीवन में भूमिका बदलना हो सकते हैं। और हमारे आसपास का माहौल, समाज कितना असर डालता है? सामाजिक कारक भी बहुत मायने रखते हैं। गरीबी, अकेलापन, सामाजिक सपोर्ट की कमी, बचपन में किसी तरह का दुर्व्यवहार या अनदेखी, परिवार में झगड़े और जिंदगी के बड़े तनाव। खासकर वो जिनमें रिजेक्शन महसूस हो। हाँ, खासकर वो तनाव जिनमें हमें लगता है कि हमें समाज ने या किसी अपने ने नकार दिया है। ये सब डिप्रेशन का खतरा बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये कई धागों से बुना हुआ एक जाल है, कोई एक कारण नहीं है। इतने सारे कारण हैं, ये वाकई कॉम्प्लेक्स है। तो जाहिर है इलाज भी कई तरह का होगा। डिप्रेशन से निकलने में क्या मदद करता है, क्या उम्मीद है? अच्छी खबर यह है कि डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है और कई कारगर तरीके मौजूद हैं। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, अक्सर साइकोथेरेपी, बातचीत से इलाज और दवाओं का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा काम करता है, खासकर मॉडरेट से सीवियर डिप्रेशन में। इलाज कितना लंबा चलता है? ये निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर थेरेपी कुछ महीनों तक चलती है, जिसमें हर हफ्ते सेशंस होते हैं। ये साइकोथेरेपी में क्या होता है? कौन सी थेरेपी ज्यादा काम आती है? आपने CBT और IPT का जिक्र किया था। हाँ, दो तरह की थेरेपी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं और कारगर पाई गई हैं। पहली, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। इसका मूल सिद्धांत है कि हमारी सोच हमारी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। CBT उन नेगेटिव या गलत सोचने के पैटर्न्स और आदतों को पहचानने और बदलने में मदद करती है जो डिप्रेशन को बनाए रखते हैं या बढ़ाते हैं। ये एक तरह से दिमाग को रीट्रेन करना है, ज्यादा बैलेंस तरीके से सोचना सिखाना है। और दूसरी? IPT, हाँ, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, IPT। ये थेरेपी रिश्तों पर फोकस करती है। रिश्तों पर? हाँ, इसका मानना है कि हमारे रिश्ते हमारे मूड पर गहरा असर डालते हैं और हमारा मूड हमारे रिश्तों पर। IPT लोगों को उनके रिश्तों में चल रही दिक्कतों को समझने और सुलझाने में मदद करती है। जैसे किसी से झगड़ा चल रहा हो, किसी अपने को खो दिया हो, जिंदगी में कोई बड़ा रोल चेंज आया हो या रिश्ते बनाने में मुश्किल आ रही हो। इन चीजों पर काम करके मूड सुधारा जा सकता है। तो ये दोनों काफी अलग अप्रोच हैं। हाँ, फोकस अलग है, लेकिन दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं। चुनाव इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की जरूरतें क्या हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि डिप्रेशन एक स्पेक्ट्रम है। ऐसा नहीं है कि या तो है या नहीं है। बिल्कुल। हल्के डिप्रेशन जैसे डिस्थीमिया में उदासी लंबे समय तक बनी रहती है, पर शायद उतनी गहरी ना हो और लोग इसे पहचान ना पाएं। हाँ। मध्यम डिप्रेशन जैसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर
किसी खास तनाव के रिएक्शन में होता है और कुछ समय तक रह सकता है। जी। और मेजर डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है जो जिंदगी को सचमुच थाम सकती है, जिसके कई प्रकार और बहुत गंभीर लक्षण हो सकते हैं। सही कहा आपने। और सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। वो हल्के ही क्यों ना लगे, और मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि इलाज मौजूद है। क्योंकि इलाज मौजूद है और ये वाकई काम करता है। किसी को भी चुपचाप तकलीफ सहने की जरूरत नहीं है। मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये कितना दिलचस्प है और थोड़ा चिंताजनक भी कि डिस्थीमिया जैसी हल्की पुरानी उदासी को लोग अक्सर अपनी पर्सनैलिटी मान लेते हैं। मैं तो हूं ही ऐसा। ये सवाल उठाता है कि हम एक समाज के तौर पर मानसिक स्वास्थ्य की इन हल्की आहटों को, इन फुसफुसाहटों को कितनी जल्दी पहचान पाते हैं और स्वीकार करते हैं, इससे पहले कि वो एक बड़ा रूप ले ले। ये वाकई सोचने वाली बात है। जागरूकता बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।